हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे आज क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान बुक का 18th चैप्टर, जिसका नेम है केंद्र सरकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। केंद्रीय सरकार क्या होता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। प्रशासन के लिए इसे कई राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। केंद्र की सरकार केंद्रीय सरकार कहलाती है और इसी प्रकार प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार है, जिसे राज्य सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार संपूर्ण देश के कल्याण का विचार करती है तथा केंद्रीय सूची में दिए विषयों पर कानून बनाती है, जबकि राज्य सरकारें अपने राज्यों के कल्याण के लिए विचार करती हैं और राज्य के अनुसार कानून बनाती हैं। संसद की बात करें तो केंद्रीय सरकार या केंद्र शासित सरकार में संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद होते हैं। और अन्य किसी सरकार की भांति भारत सरकार के भी 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। कानून निर्माण करने के लिए सर्वोच्च संस्था को विधायिका कहा जाता है और हमारे देश में केंद्रीय स्तर पर कानून बनाने वाली संस्था को संसद कहते हैं। भारत में राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा मिलकर संसद का निर्माण करते हैं और एक विधेयक तभी कानून बनाता है जब वह दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा भी स्वीकृत कर दिया जाता है। और ये कानून राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद द्वारा संपादित होते हैं। सरकार का वह अंग जो कानून को परिभाषित करता है तथा कानून के अनुसार झगड़े सुलझाता है, न्यायपालिका कहलाती है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा अन्य सभी निचले न्यायालय मिलकर न्यायपालिका बनाते हैं। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को निम्न सदन यानी कि संसद का निचला सदन भी कहते हैं और यह जनता के प्रतिनिधित्व का क्षेत्र है। इसमें सदस्यों की संख्या जो जनता द्वारा चुने जाते हैं 550 होती है और इसमें से अधिकतम 20 सदस्य ही संघ यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय में राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है और जिसका चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और आपातकालीन स्थिति में यह बढ़ाया भी जा सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर इसे 5 वर्षों से पूर्व भंग भी किया जा सकता है। और लोकसभा में एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है, जिनका चुनाव सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा सदस्य के लिए कुछ जरूरी योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वह मानसिक रोगी न हो और वह दिवालिया और सनकी या फिर क्या सक्षम न्यायालय द्वारा चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित न किया गया हो। लोकसभा के पदाधिकार की बात करें तो लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष को एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जो लोकसभा की कार्यवाहियों को संचालन करते हैं। और लोकसभा की बैठकों के दौरान लोकसभा अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में यही कार्य लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। और जब कभी लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठक एक साथ होती है तो लोकसभा का अध्यक्ष ही ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करता है। और लोकसभा के सदस्य बहुमत से अपने अध्यक्ष को हटा भी सकते हैं यदि उन्हें लगे कि अध्यक्ष अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहा है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही लोकसभा की बैठकों को बुलाता है और यह ध्यान रखता है कि 2 बैठकों के दौरान 6 माह से अधिक का अंतर नहीं रहना चाहिए। और इस प्रकार वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन अवश्य होने चाहिए। लोकसभा के कार्य क्या होते हैं। मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती है, कानून बनाने का कार्य करती है, कानूनों में संशोधन का कार्य भी लोकसभा में ही होता है। राज्यसभा की बात करते हैं हम। संसद का ऊपरी सदन होता है राज्यसभा। इसमें अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। 238 सदस्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करते हैं। नामांकित सदस्य कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान आदि क्षेत्रों में प्रसिद्ध होते हैं। पदाधिकारी की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही इसके कार्य होते हैं और इसकी अनुपस्थिति में उप सभापति जो राज्यसभा के सदस्यों में से
ही चुना जाता है और सभा की कार्यवाही संभालता है। अवधि की बात करें कि समय अंतराल कितना होता है, कितने समय तक चलता है, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवा मुक्त होते हैं और उनके स्थान पर नए चुने जाते हैं। राज्यसभा के कार्य की बात करें तो लोकसभा की तरह ही राज्यसभा भी कानून निर्माण करने वाली संस्था है। कोई भी विधेयक तभी कानून बनाता है जब वह राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बहुमत से पारित हो जाए और ऐसा होने के बाद ही विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वह कानून बन जाता है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी होता है और केंद्र के सभी कानून इसके द्वारा ही पास होते हैं तथा उसी के नाम पर देश का शासन चलाया जाता है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति मात्र के लिए ही कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति के नाम से लिए गए निर्णय वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा ही लिए जाते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए कुछ महत्वपूर्ण योग्यताएं होनी चाहिए। पहली बात, वह व्यक्ति भारत का ही नागरिक होना चाहिए। दूसरा, चुने जाते समय उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अवधि की बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है और यदि वह संविधान के विरुद्ध काम करता है तो पद से हटाया भी जा सकता है, उसे पद से हटा भी देते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को हम महाभियोग कहते हैं। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य की बात करें तो वित्तीय शक्ति की बात करते हैं। राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना संसद में कोई बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए केवल राष्ट्रपति ही आपातकालीन कोष से धन की व्यवस्था करता है और विधायी शक्तियों की बात करें तो संसद का पहला सत्र हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा ही संबोधित किया जाता है। संसद भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। कोई भी कानून राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं बन सकता और युद्ध की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। न्यायिक शक्ति की बात करें तो किसी सजा प्राप्त व्यक्ति को सजा माफ या कम करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। कार्यपालक शक्ति की बात करें तो भारतीय संघ का मुख्य कार्यकारी राष्ट्रपति ही है। वह ही प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, अटॉर्नी जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ कमिश्नरों, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। वह विदेशी राजदूतों का स्वागत भी करता है और विदेशों से हुई संधियों पर भी राष्ट्रपति ही हस्ताक्षर करता है। आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो आपातकाल में राष्ट्रपति अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करता है। निम्न दशाओं में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहला, देश में जब वित्तीय संकट की स्थिति हो। दूसरा, किसी राज्य में अस्थिरता होने पर। तीसरा, जब देश पर बाह्य आक्रमण अथवा गृह युद्ध की वजह से देश की शांति व सुरक्षा को खतरा हो, तो उस स्थिति में आपातकालीन शक्तियां इसके पास होती हैं, इनके पास होती हैं। अब है राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियां नाम मात्र की हैं। वास्तव में राष्ट्रपति को प्रदान की गई सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है और भारत में राष्ट्रपति का पद अत्यधिक प्रतिष्ठा का है। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। इसका देश के शासन में महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका 18th चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। सो इसी के साथ हमारी क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान की बुक भी फिनिश होती है। तो हम नेक्स्ट क्लास में 8th क्लास के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।